हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका सॉल्व पेपर। आज हम पेपर फर्स्ट का पार्ट 2 कंप्लीट कर रहे हैं। जो पार्ट बी है आपका, उसको खंड बा को हम कंप्लीट करेंगे। देखो, इसमें जो आंसर के फॉर्मेट है वो आपके एक प्रकार से मॉडल आंसर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों से इस प्रकार के आंसर मिलेंगे कि आपको फॉर्मेट पता चल जाए किस प्रकार से हमको 3 मार्कर को लिखना है, किस प्रकार से हमको 6 मार्क के क्वेश्चन को फिल करना है, और किस प्रकार से आपको जो 300 वाले हैं, जो आपका 15 मार्क के जो क्वेश्चन है, उनको किस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन के जो फॉर्मेट आते हैं आपके 3 प्रकार के आते हैं। एक तो फर्स्ट जो आता है आपका वो 3 मार्कर आएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना, 3 पॉइंट लिखना। 3 पॉइंट्स कैसे लिखना वो अभी हम देखेंगे। और आपका सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 6 मार्कर। 6 मार्कर में आपको 100 वर्ड लिखना है। फर्स्ट वाले में आपको दो या मतलब देखो 30 से लेकर 50 वर्ड तक आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन हमको क्या लिखना है कि शॉर्ट पॉइंट में लिखना है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमको लिखना है, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। वो रहेंगे आपके कितने, और 300 वर्ड का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपका एवरेज एंड जो टाइम है आपका, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है आपके, वो 3 मार्कर वाले आपके लगभग 15 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, है ना। फिर 40 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करना, लगभग एवरेज आपको टाइम लेना 4 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। और लास्ट वाले जो लेना है आपको 10 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो, ये तो देखो, पेपर आप लोगों को खुद सॉल्व करना, अपने तरीके से सॉल्व करना। यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मेट दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग यही आंसर लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आपके हिसाब से आंसर और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप जैसा लिखना चाहो। यहाँ पे लाने का इसलिए एक पर्पज रहा है क्योंकि पिछला एक वीडियो हमने हिंदी का सॉल्व पेपर डाले थे, तो वहाँ पे है ना चीज़ें कुछ देखी गई, तो इसलिए ये हमने ये सेकंड पेपर भी लेके आए कि बाकी पेपरों को आपको कैसे दिखाना है, ठीक है। चलो, तो देखो, सबसे अच्छा तरीका है कि देखो, अधिकतर जो अंक मिलते हैं आपको, टॉपर को जो अंक मिलते हैं वो आपके 4 अंक मिलते हैं अगर 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 3 मार्कर में आपके अंक नहीं कटते हैं, तो आप 3 पॉइंट अगर लिखते हैं तो तीनों के 3 अंक आपको मिलेंगे। चलो, इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो हम रेगुलर वीडियो लेकर आएंगे। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रेगुलर वीडियो लेकर आना नहीं आना। चलो, हम बात करते हैं यहाँ पे। पहला देखो, क्वेश्चन पूछा गया आपका कि विंध्याचल पर्वत का जो श्रृंखला है, ठीक है, किन पर्वत समूह से मिलकर बनी है, ठीक है। किन पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना कौन, विंध्याचल पर्वत, हमको बताना। तो देखो, हम चाहे तो यहाँ पे मैप के थ्रू भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको देखो, हर बच्चा पेपर दे रहा हो तो हमको उनसे कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत अलग दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अगर आप 2 सेकंड 3 सेकंड मैप बना पा रहे हो, ठीक है, 15 सेकंड मैप बना रहे हो, तो आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए, तो आसानी से छोटा सा मैप बना सकते हो आप, जैसे यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिए कि जो ऊपर वाला विंध्याचल पर्वत है, नीचे वाला पूरा सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत में देखो, जो पूर्वी विस्तार है उसको हम कहते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला और भांडेर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और इसी में देखो, यहाँ बिहार, झारखंड और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है हमारा कौन सा, आपकी पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ से लगी हुई है, झारखंड, है ना। जो आपका छोटा नागपुर के पठार है उसी के ऊपर, है ना, बिहार में, ठीक है। तो बिहार से ये लगी हुई है बुंदेलखंड वाले एरिया में, ठीक है। वैसे हमने इसको यहाँ सही नहीं दिखाया मैप में, लेकिन आप चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है। जो बुंदेलखंड वाले एरिया में जो छोटा नागपुर के पठार से लगी हुई है, क्योंकि इसका जो विंध्याचल का विस्तार है वो झारखंड तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विंध्याचल पर्वत है, ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। कौन कौन सी, इसके पूर्वी विस्तार को हम कैमूर भांडेर कहते हैं, और एक आपका कौन सा है, पारसनाथ की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से हमने दिखा दिए। चलो, अगला क्वेश्चन देखें हम, तो संप्राय भूमि क्या होती है, ठीक है। संप्राय भूमि की बात करें हम, तो देखो, जो नदी अपर्दन होती है, और अपर्दन की बात क्या करती है नदी, अपर्दन में क्या लेके जाएगी, मिट्टियाँ लेके जाएंगी, रेत लेके जाएंगी, गाद लेकर जाएगी, ठीक है। तो जब क्या होगी, ये बहते बहते आएगी, और जो अंतिम अवस्था जहाँ पे ये फैलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो फैलने के बाद जब यहाँ पे ये जमती है, तो जिस प्रकार से ये फैलती है नदी, ठीक है। तो फैलने के बाद जो अंतिम अवस्था होती है, जहाँ पे क्या होता है, नदियों के जो अपर्दन के पश्चात जो फैलते हैं और जो समतल भूमि बनती है, उस समतल भूमि कहते हैं हम क्या, संप्राय भूमि कहते हैं, ठीक है। अब देखो, संप्राय भूमि कैसी होती है, तो जो नदियों के मैदान है आपस में कैसे होते हैं, समतल होते हैं, ठीक है। और नदी की क्या है, अपर्दन की अंतिम अवस्था, ठीक है। ऐसे स्थान हमको कहाँ दिखेंगे, तो जो गंगा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में हमको क्या देखने को मिलेगी, संप्राय भूमि देखने को मिलेगी। तो आपको 3 पॉइंट देखना है। चलो, अगला देखते हैं हम, पैंडा कृषि क्या होती है, ठीक है।
देखो पैंडा कृषि इसी को कहते हैं हम झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। लेकिन जो पैंडा कृषि तो देखो अलग अलग क्षेत्रों में झूमिंग कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर यही अगर आपका सिक्किम में कहेंगे तो सिक्किम में इसको अलग नाम से जाने जाएंगे, मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में अलग नाम से। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, जो झूमिंग कृषि है उसको हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्थानीय नाम है किसका, पैंडा कृषि किसका स्थानीय नाम, स्थानांतरित कृषि का। स्थानांतरित कृषि क्या है कि हम क्या करते हैं, कुछ पेड़ों को काट कर वहाँ की जगह को मतलब पेड़ों को जलाकर, ठीक है, उस जगह में क्या करते हैं हम जुताई करके और वहाँ पे हम कृषि करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम, झूमिंग कृषि कहते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम स्थानांतरित कृषि। तो देखो जो आंध्र प्रदेश है और आपका तेलंगाना है, यहाँ पे इसको कहते हैं जो झूमिंग कृषि है या फिर जो स्थानांतरित कृषि है उसको कहते हैं हम पैंडा कृषि, ठीक है। और यहाँ पे क्या करती है, ये वनस्पति को जलाकर क्या करते हैं हम उसको राख का उपयोग करते हैं, किसके लिए, कृषि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, 3 पॉइंट लिखना है इसके बारे में। चलो, मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत गृह के नाम बताना है हमको। तो मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत गृह कौन कौन से, तो एक तो अमरकंटक है आपका, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह और विंध्याचल ताप विद्युत गृह। तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट बता सकते हो। फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से लिखना है। चलो, देखो तापी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। देखो अगर एग्जैक्ट आपको मैप अगर समझ में आ रहा हो तो आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा ऐसे डालिए तापी नदी का उद्गम स्थल और यहाँ उद्गम स्थल डालिए और आप मुल्ताई बैतूल सीधे डाल सकते हो। यहाँ मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमको दिखाना तो आप दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो मैप दिखा सकते हो कि किस प्रकार से नदी बहती है, ठीक है, कि मुल्ताई बैतूल में इसका उद्गम हुआ, यहाँ पे बता दोगे समापन कहाँ हुआ, खंबात की खाड़ी में, और इस पे एक उकाई परियोजना। तो हमने इसकी 3 विशेषताएं बता दी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप बता सकते हो। चलो अगला, मंगला क्या है, ठीक है, यह मंगला क्यों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मंगला क्यों प्रसिद्ध है। तो देखो यह पेट्रोलियम क्षेत्र है, ठीक है, और कहाँ है ये, तो राजस्थान बाड़मेर में, ठीक है। और इसमें कैसे ऑयल का उत्पादन किया जाता है, तो क्रूड ऑयल का। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे, मंगला, ठीक है। एक देखो हमारे यहाँ का इंदौर में भी मंगला है, ठीक है, वो सूखा बंदरगाह है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। और मंगला एक बांध भी है। तो अब देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो बांध के बारे में, क्योंकि हमको सिर्फ क्या दिया, मंगला दिया, तो मंगला आप बता सकते हो कि ये बांध भी है, ठीक है। जिनको पेट्रोलियम एग्जेक्ट पता तो आप एग्जेक्ट पेट्रोलियम, क्योंकि 2004 से यहाँ पे उत्पादन हुआ और हम किस प्रकार के ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं, कच्चे तेल का, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत के बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भारत के बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं आपके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये बॉक्साइट है वो किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखो जो हमने भारवेली यहाँ पे लिखे हैं, ये टेस्ट कॉपी है, इसमें थोड़ा सा गलत है। भारवेली किसके लिए, मैग्नीज के लिए है आपका, है ना। विश्व की क्या है, सबसे बड़ी खदान है बालाघाट में भारवेली, ठीक है। तो वो मैग्नीज की खदान है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट। चलो अगला देखते हैं हम, अल्लाह बांध क्या है। तो अल्लाह बांध के बारे में बात करें तो देखो ये गुजरात में जो भूकंप द्वारा निर्मित क्या है, एक अवरोधक है, ठीक है। और सुनामी प्रभावित लोगों की क्या करता है, प्रभावित लोगों की रक्षा के लिए इसका हमने उपयोग बनाए गए हैं, ठीक है। किसको, अल्लाह बांध को, ठीक है। चलो, तो किसको, जल को रोकने के लिए हमने इसका निर्माण किया। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में और अच्छे से देख सकते हो। अगला अगला क्वेश्चन है कि लू क्या होते हैं। तो देखो जो अप्रैल मई माह में जो उत्तर भारत में जो प्रवाहित होने वाली क्या है, गर्म शुष्क पवन है, ठीक है। कैसी होती है, गर्म पवन होती है, ठीक है। और इनकी रफ्तार क्या होती है ना, अधिक तेज होती है, ठीक है। और अधिक तेज होने के कारण क्या होती है, कई लोगों की जान भी ले सकती है। मतलब इसमें क्या हो सकता है, जन धन की हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट कवर करे हमने, तो हमारे लिए क्या करना है, 1 पॉइंट और इसमें कवर करना था आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो मध्य प्रदेश के अगर हीरा उत्पादक क्षेत्र बताना, तो देखो आप मध्य प्रदेश का मैप बना के भी दिखा सकते हो कि जो पन्ना है वहाँ पे मझगावा है, ठीक है। छतरपुर में आपका अंगौर है और सतना है आपका, ठीक है। और कुछ क्षेत्र आपके क्या हो गए आपके टीकमगढ़ में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं कि हिनौता कहाँ पे है आपका, ठीक है। तो पन्ना में है आपका हिनौता और मझगावा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मैप के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। चलो अगला, एटॉल क्या है। तो देखो एटॉल बता सकते हैं हम कि जो फेलेंटोरोटा फिलिप नामक एक जीव होता है, ठीक है, जिसके क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति होती है, ठीक है। इस अब देखो प्रवाल भित्ति की बात आई यहाँ पे, तो ये फ्लंटरोटा नामक जीव से, ठीक है। और ये क्या है, एक महाद्वीप, ठीक है।
अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा एटॉल है, ठीक है, वो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। चलो अगला देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के कागज उद्योग केंद्र कौन कौन से हैं? तो एक नेपा नगर है, कहाँ पे, बुरहानपुर में। होशंगाबाद में आपका न्यूज़पेपर मिल, ठीक है। अमलाई में कौन सा आपका, शहडोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कागज उद्योग केंद्र कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अपभू और उपभू क्या होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके, है ना। तो अपभू और उपभू क्या होते हैं? तो देखो अपभू की बात करें तो जब चंद्रमा की जो पृथ्वी से निकटता होती है तो क्या होते हैं, उच्च आकर्षण बल के कारण, ठीक है, क्या होगा कि पृथ्वी चंद्रमा के अधिक निकट होगा, ठीक है। मतलब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकट होता है, तो निकट होता है तो क्या होता है, अत्यधिक आकर्षण बल होता है इनके मध्य, और इस कारण से उत्पन्न जो ज्वार भाटा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या, अपभू कहते हैं, ठीक है। और उपभू इसका विपरीत होगा, मतलब पृथ्वी क्या होगी, मतलब चंद्रमा क्या होगा, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा, और इसमें क्या होगा, निम्न आकर्षण बल होगा, ठीक है। तो जिससे उत्पन्न जो ज्वार भाटा होगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम क्या, उपभू, ठीक है। चलो शिशु जनसंख्या वृद्धि की बात करें, कब पूछा गया हमको, कि मध्य प्रदेश में 2001 से लेकर 2011 तक, ठीक है, क्या पूछा गया हमको, शिशु जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया। तो हमको बताना है कितनी हुई है शिशु, तो ये एग्जैक्ट डाटा भी बता सकते हो, नहीं पता तो आप लगभग भी बता सकते हो, और यहाँ पे कारण भी बता सकते हो कि शिशुओं की जो जनसंख्या में इसमें वृद्धि क्यों हुई। तो आप बता सकते हो कि उनके स्वास्थ्य और देखभाल में क्या हुआ है, अब परिवर्तन हुआ है ना। लोग थोड़े से क्या हो गए हैं, केयरफुल हो गए हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के कारण क्या हो गई है ना, शिशु मृत्यु दर क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। चलो उत्तराखंड में जो आकस्मिक बाढ़ आया उसका कारण क्या है? तो देखो पहला चीज तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड में बाढ़ कब आया और उसका कारण क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड में बाढ़ कब आया और उसका कारण क्या है। तो कब आया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 से 17 जून 2013 को बाढ़ आई थी, ठीक है। कारण क्या है उसके, तो अवसाद जमने के कारण, भूस्खलन के कारण, ठीक है, और कुछ अवरोधों के कारण क्या हुआ, इसमें बाढ़ आया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो इसमें, कि अगर देखो इसके लिए जो मिशन चलाया गया है, ठीक है, अगर कोई भी अगर यहाँ पे मिशन चलाया गया तो आप उस मिशन का नाम भी लिख सकते हो कि राहत के लिए ये मिशन चलाया गया है, ठीक है, उत्तराखंड राहत के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं 6 मार्क का क्वेश्चन की, ठीक है। 6 मार्क का क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 20% आपको कहाँ लिखना है, इंट्रो में लिखना है, और आपका, है ना, 10% आपका कंक्लूड करना है, ठीक है, और आपका 80% आपको बॉडी में लिखना है, या तो फिर 10% यहाँ कर लो, 10% यहाँ पे, 80% आपको बॉडी में, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये तीन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। इंट्रो में क्या होगा कि जो चीज़ हमको पूछा गया है उसके बारे में बताना, जैसे कि यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, समझाइए, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कब हुई है, तो हमको इंट्रो में बताना है ये हिमालय पर्वत क्या है और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। 80% बॉडी में उसके बारे में लिखना और 10% कंक्लूड करना है उसको। तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके कारण हुई है, बताओ। मतलब जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है उसको कौन बताता है कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो वो बताता है कौन, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत इसका क्या करता है, व्याख्या करता है। वो कब हुई है, तो सोनोजोइक महाकाल में लगभग आज से कितना, 7,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। और कौन सा काल था उस समय में, टर्शियरी काल में, है ना, मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है, तैतीस सागर में भूसन्नति के कारण। भूसन्नति मतलब हलचल के कारण। होता क्या है कि देखो अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी की अगर हम बात करें, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी किस प्रकार से, तो इस प्रकार से पृथ्वी बनी हुई, ठीक है। ये भूपर्पटी है, फिर आपका ये मध्य वाला भाग है और यहाँ पे क्रोड। तो जो आपका मध्य वाला भाग और यहाँ पे, ठीक है, जो क्रोड है, ठीक है, यहाँ पे ओनली क्या हुआ है, यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है क्रोड में, ठीक है, क्या भरा हुआ है, मैग्मा। तो इस मैग्मा के कारण मतलब क्या हुआ है, द्रवित लोहा या द्रवित यहाँ पे धातु भरी हुई है। तो जब ये क्या करती हैं, तैतीस सागर में निकलती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, भूसन्नति होती। भूसन्नति मतलब हलचल होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इन दो चीज़ों को समझते हैं कि देखो यहाँ पे एक प्लेट थी क्या, हमारी यूरेशियन प्लेट, और नीचे थी भारतीय प्लेट। तो इसके बाद क्या हुई, 33 सागर था बीच में, 33 सागर में जब क्या हुई, मैग्मा निकलेंगे। तो जब मैग्मा निकलेंगे तो क्या होगा, इसमें भूसन्नति, और भूसन्नति होने के कारण इसमें क्या हुआ, वलय पाए गए, ठीक है। हलचल के कारण क्या होंगी, वलय पाई गई, और वलय के कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत की क्या हुई, क्या हुई, उत्पत्ति हुई।
इसको हम कहते हैं जो देखो जो यहाँ पे चीज़ें हुई हैं उसको हम कहते हैं अभिसारी गति भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि तैतीस सागर में अभिसारी गति होने के कारण क्या हुई होगी, आपकी हिमालय की उत्पत्ति हुई होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे बॉडी में हम क्या लिख रहे हैं। तो बॉडी में देखो कि 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है अभिसारी गति के वलन के कारण हुई है, तथा यह सिद्धांत प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हैरी हेस ने कब प्रतिपादित किया था, 1960 में दिया था, ठीक है। तो कौन व्याख्या करता है हिमालय की उत्पत्ति का, आपका हैरी हेस का सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पे बताना आपको कि क्या है। तो देखो, अतः यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि 33 सागर में क्या हुआ, मैग्मा निकलती हैं, और मैग्मा को क्या हुई है, मैग्मा के कारण क्या हुई, प्लेटों में हलचल हुई होगी, ठीक है। जिससे प्लेटों में क्या हुआ होगा, विवर्तन हुआ होगा, और ये क्या हुई होगी, आगे जाके दूसरी प्लेटों से टकराई होगी, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, इनमें उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मॉडल आंसर के आधार पर चीज़ों को लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखो कुएं और नलकूपों से सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, कहाँ तक की जाती है, क्यों की जाती है इन्हीं से, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भाई मध्य प्रदेश से जो है जो सिंचाई की जाती है वो नलकूपों से क्यों की जाती है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर देखते हैं हम, क्या कारण है यहाँ पे कि नलकूपों से हम सिंचाई करते हैं मध्य प्रदेश में। तो देखो पहला, मध्य प्रदेश क्या है, कृषि प्रधान प्रधान राज्य है, ठीक है, जिसकी अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के जो मुख्यतः तीन साधन है, ठीक है। एक तो क्या है, देखो कृत्रिम रूप से जो फसलों को जो पानी देते हैं वो सिंचाई। तो यहाँ पे तीन साधन देखते हैं हम। तो एक है आपका क्या, नलकूप और कुएं, और दूसरा नहरें, और तीसरे तालाब। लेकिन हमारे यहाँ पे जो आपका क्या है साधन ज़्यादा आपके उपयुक्त है, कौन से, नलकूप, कुएं और तालाब। नहरें इसलिए देखो आपके लिए ज़रूरी नहीं है नहरें, क्योंकि देखो हर क्षेत्र में नहरों का विकास नहीं है। क्यों, क्योंकि बांध नहीं है, और जो हमारा भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के कारण ये संभव भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सिर्फ किससे सिंचाई की जाती है, नलकूप और किससे, आपके तालाब से सिंचाई की जाती है। नहरों से भी की जाती कुछ क्षेत्रों में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं की जाती, ठीक है। तो कुएं द्वारा सिंचाई, तो ये देखो सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है कुएं और नहरों से की जाती है, ठीक है। सॉरी, कुएं एवं नलकूपों से की जाती है। जो पश्चिमी क्षेत्र है इधर ज़्यादा इसकी सिंचाई की जाती है। तो हमको ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में तालाबों और नलकूपों से सिंचाई किन क्षेत्रों में की जाती है, उन क्षेत्रों का आप वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये बताना हमको। नलकूपों द्वारा कहाँ सिंचाई करते हो, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि नलकूपों में हम क्या, भिंड, मुरैना, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ क्षेत्रों में क्या करते हैं, नलकूप से सिंचाई करते हैं, ठीक है। और देखो नहरों की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। नहरों की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नहरों से नहीं पूछा गया, हमको सिर्फ ये बताया गया कि नलकूपों और उनसे किस प्रकार से हमको सिंचाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कारण बता सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम कारण बता सकते हैं कि हम नलकूपों और सिर्फ कुओं तालाबों से ही क्यों सिंचाई कर रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि देखो प्रदेश की जो भौगोलिक बनावट है वो क्या है, समान नहीं है, ठीक है। और इसलिए हर क्षेत्र में क्या है, नहरों का विकास ना होकर क्या है, कुएं एवं नलकूपों का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, स्वच्छ पेयजल एवं आपूर्ति, मतलब स्वच्छ पेयजल और सतत विकास के लिए, मतलब स्वच्छ पेयजल के लिए कौन कौन सी, देखो हमको कौन कौन से पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है। मतलब क्या, जल स्वच्छ, सॉरी, जल को स्वच्छ करने के लिए कौन कौन से पारंपरिक तरीके हैं, तथा जल प्रदूषण, सॉरी, इसके बारे में हमको बताना है कौन कौन से पारंपरिक स्रोत हैं जल संरक्षण के, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नहीं लिया हूँ, आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो स्वच्छ एवं पेयजल की आपूर्ति एवं सतत पोषणीय विकास के लिए, ठीक है, जल संरक्षण क्या है, अत्यंत आवश्यक है। आप कुछ भी इंट्रो दे सकते हो कि आपकी जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। अतः जल संरक्षण के लिए क्या करना है हमको, पारंपरिक तरीके हमारे निम्न है। कौन कौन से पारंपरिक तरीके, तो देखो यहाँ पे चार पारंपरिक तरीके हम देखते हैं, ठीक है। एक तो आपका जल प्रदूषण का निवारण, दूसरा है जल का क्या, पुनर्चक्रण, तीसरा जल संभर प्रबंधन और जल संग्रहण, ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण, ठीक है। तो देखो जल प्रदूषण निवारण क्या है, तो देखो जल प्रदूषण निवारण के लिए पहली चीज़ तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मल जल है, जो अपशिष्ट जल है, इनके प्रबंधन अच्छे से करने पड़ेगी, है ना। लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, जल का क्या कर रहे हैं, प्रदूषण को फैलाते जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखा जाता, जैसे कि तालाबों में हम क्या कर रहे हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ रहे हैं, ठीक है। उन्हीं के साथ क्या कर रहे हैं हम, तालाबों में ही क्या कर रहे हैं हम, है ना, नहाना धो
और ये क्या बोलते हैं, बैलों को नहलाना, है ना, ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। तो इनको क्या करना, हमको जल प्रदूषण का निवारण करना। तो ये एक पारंपरिक तरीका हो गया। दूसरा, जल का पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण मतलब कुछ जो हमारे शिविर और जो इसके जल जो जाते हैं, ठीक है, इनका हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। जल संभर प्रबंधन का मतलब क्या है, तो इसका देखो आशय है कि जल से जो बांध है, तालाब है, कुएं हैं, इनके द्वारा बनाकर हम क्या करते हैं, जल का क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। और वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपको पता ही है, वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, है ना, छत पर क्या बना सकते हैं हम, एक आप टंकी के नुमा छत बना सकते हैं। नीचे क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर कुआं खोद सकते हैं, जिससे क्या होगा, पृथ्वी का जल स्तर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें। तो हमको यहाँ पे 2 लाइन में एक सकारात्मक पहल कंक्लूड करना। तो सकारात्मक क्या बताओगे कि अतः जल संरक्षण प्रबंधन हेतु सरकारी कार्यक्रम, है ना, जैसे हरियाली, नीरू भीरू, ठीक है, जल शक्ति मिशन इत्यादि चलाया जा रहा है। इसी के साथ हमको क्या करना, प्राइवेट सेक्टर के रूप में तथा संगठित होकर इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। तो हमको सकारात्मक रूप से 2 पॉइंट लिखना है। चलो, इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन चलो कोई भी ले लेते हैं हम, एक ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, कि 2004 में जो इंडोनेशिया में जो सुनामी उठी थी, उसका कारण क्या था, ये बताना हमको, ठीक है, और उसके क्या परिणाम हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं, देखो 2004 में इंडोनेशिया के पास क्या सुनामी उठी थी, ठीक है, और लगभग हिंद महासागर के कितने 13 देशों में ये विनाशकारी रूप से ये दस्तक दी, ठीक है, इसने। और क्या हुई, सुनामी की ऊंचाई क्या हुई थी, समुद्र से लगभग 1 मीटर थी। लेकिन जैसे ये किनारों में पहुंची, तो जो इसकी रफ्तार कितनी थी, 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जब ये किनारों में पहुंची, तटों पर, समुद्रों में पहुंची, तो समुद्रों में इसकी ऊंचाई लगभग कितनी हो गई, यहाँ पे पहुंचने पर इसकी ऊंचाई में क्या होगी, वृद्धि हो गई, लगभग 15 मीटर से लगभग 8 मीटर या 15 मीटर के लगभग यहाँ पे हो गई थी इसकी ऊंचाई, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं, इसका कारण क्या। तो देखो, कारण तो एक था भूकंपीय हलचल, ठीक है, भूकंपीय हलचल है, जैसे प्लेटों का, है ना, धंसने के कारण, भूकंप के कारण क्या हुई थी, प्लेटें आपस में धंस गई थी, तो जिस कारण से क्या हो गया, जल स्तर बढ़ गया, ठीक है। अगला अगला कारण था जो भूकंप है, ठीक है, वो सुमात्रा द्वीप पर, है ना, ताप एवं दाब में वृद्धि के कारण क्या आया होगा, यहाँ पे सुमात्रा द्वीप पर भूकंप आया, ठीक है। भूस्खलन, ठीक है, हलचल के कारण क्या हुई होगी, भूस्खलन हुआ होगा, ठीक है। चट्टानों का टूटना, वर्षा और ये अन्य कारणों से क्या हुई होगी, चट्टानें टूटी होगी, ठीक है। अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण, ठीक है। तो ये सारे कारण क्या हो गए, आपके सुनामी के कारण हो गए। अब इसके परिणाम क्या हुए, तो परिणाम देख लेते हैं हम। तो जान माल की क्या हुई, अत्यधिक हानि हुई, ठीक है, नुकसान हुआ। बंदरगाह व्यापार क्या हो गए, वाणिज्य के क्षेत्र में क्षति हुई, ठीक है। और भू आकृतियों की क्या हुई, विकृति हुई, ठीक है। पर्यटन एवं उद्योगों की हानि हुई और पृथ्वी की गति में क्या हुआ, बदलाव हुआ। अतः हमें पूर्व से क्या करना चाहिए, संकेतक सूचना तंत्र का विकास करना चाहिए, ठीक है। तो हमको इस प्रकार से चीज़ों को लिखना, की पॉइंट पे आपको विशेष देना। और देखो, मेंस के लिए सबसे बड़ा चीज़ है आपका टाइमिंग। जिसने टाइमिंग कवर कर लिया, है ना, वो मतलब निकल गया, ठीक है। इस एग्जाम में सफलता पाने का सबसे बड़ा चीज़ है टाइमिंग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टार्ट करें, है ना। ये कॉपी आपकी टेस्ट की है ना, इस प्रकार से टेस्टों को आपको देना है, ठीक है। तो आप लोग अभी से प्रारंभ कर दें और अगले वीडियो के लिए कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगला अगला वीडियो हम इसी पे लेके आएंगे। इस पे जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं आपके, वो शेष क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ